सभी नन्हे मुन्ने तारों की तरह टिमटिमाने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी कौन सा पढ़ने वाले हैं तो कक्षा 9, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 9 जीव विज्ञान कोशिका MCQ। ये आपको पहले दिया जा चुका है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस MCQ को देखिए, क्योंकि सारा समझा के दिया गया है। और जब भी आपको रेल टेस्ट में, जो सरकार की द्वारा रेल टेस्ट चलाया जाता है, उसमें अगर पूछेगा तो आपका क्वेश्चन जो है कहीं बाहर नहीं जाएगा, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना वहां पे समझा के बता दिया गया है, पूरा NCERT का निचोड़ है वो। चलिए, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है, परमाणु संरचना। ये परमाणु संरचना से संबंधित पार्ट 1 कह के जो है कुछ हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स दे रहे हैं, ताकि एग्जाम्स जब होगा यानी रियल टेस्ट जब होगा तो आपको जो है वो सहायता करेगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले, है ना। तो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें है क्या, पहले ही बता दे रहे हैं, ये हम क्लास नहीं ले रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेशन लाया जाएगा और फिर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा, इसको बताने से पहले हम कुछ बता देते हैं चैप्टर का निचोड़ हल्का सा। जैसे देखिए, हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु की संरचना, यानी जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी है। जैसे कोई मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य का संरचना कैसा है, उसी तरह परमाणु का भी संरचना होगा। तो वही कह रहा है कि परमाणु की संरचना के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले ही क्लास में अगर बात करें तो हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। पदार्थ क्या है, सभी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं, पदार्थ शुद्ध हैं। ये सारे चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, समझना इसी से रिलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम लोग अगर करें तो यहाँ पे जो है परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर पदार्थ क्यों ला रहे हैं, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन यही पदार्थ जो है ना, आगे तुमको परमाणु की संरचना तक लेके जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। क्या नाम था, महर्षि कनाद था। इनका पूरा नाम जो था, ये भारत के दार्शनिक थे, ठीक है, इनका पूरा नाम था महर्षि कनाद। और महर्षि कनाद जो थे, उन्होंने पदार्थ को विभाजित करते अगर हम जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि उस कण को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने बात कहा, किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। फिर से समझना कि महर्षि कनाद का ये कहना था कि पदार्थ को अगर हम विभाजित करते हुए जाएंगे, हम पूरे टुकड़े में इसको विभाजित करते जा रहे हैं, ठीक है, और जब हम इस टुकड़े में इसको विभाजित कर दिए तो एक ऐसा समय आएगा, मान लो कि एक छोटा सा टुकड़ा इस टाइप का वो बना, ठीक है, यानी एक ऐसा समय आएगा जहां के बाद हम इस पदार्थ को विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी लास्ट मान लो कि यहां तक ही विभाजित होगा, उसके बाद वो विभाजित नहीं होगा। और इसी को वो उन्होंने कह दिया कि ये जो है ना, ये क्या है, ये परमाणु है। मतलब यहां से क्या निकलता है कि पदार्थ की जो सबसे छोटी अवस्था होगी, जिसको विभाजित नहीं किया जाएगा, वो क्या है, वो परमाणु है। ये किनका कहना था, ये महर्षि कनाद का कहना था। मतलब यहां से बात क्या निकला, यहां से बस ये बात निकला कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। क्या है, परमाणु जो है अविभाज्य कण है, यानी परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है, यानी उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। ये किनका कहना था, ये महर्षि कनाद का कहना था। अब अगर हम लोग आगे आएंगे तो आगे जो है इसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, जैसे एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना अगर पूछे तो, कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं भारत के या दार्शनिक हैं, ठीक है, जो कि
परमाणु से संबंधित हैं। ये तीन और एक दूसरा को दे देगा, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। उनका नाम है डेमोक्रिटस। क्या है नाम? डेमोक्रिटस है। ये जो है एक ग्रीक दार्शनिक है। कहाँ के ये दार्शनिक हैं? ग्रीक ये दार्शनिक हैं, ठीक है। और ये ग्रीक दार्शनिक सर का ये मानना है कि जो पदार्थ है यानी जो द्रव्य है उसको अगर हम विभाजित करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां के बाद विभाजन संभव नहीं है, और उसको इन्होंने क्या कहा? उसको इन्होंने भी परमाणु कह दिया। मतलब इनका भी कहना था कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, ठीक है। उसके बाद जब अगर हम लोग आए आगे तो आगे आपको डाल्टन साहब आएंगे, ठीक है। आगे जो है ना, जब 18वीं सदी का अंत आ रहा था उस समय जो है वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम है डाल्टन, ठीक है। और डाल्टन भी कहते हैं कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। क्या कहते हैं? जॉन डाल्टन कहते हैं कि ये जो परमाणु है ना वो एक अविभाज्य कण है, इसका जो है विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही अगर देखा जाए कि जैसे ही 19वीं शताब्दी आता है, ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण नहीं है। ये जो परमाणु है ना, ये 19वीं शताब्दी तक जो है ये चीज समझ में आ जाता है साइंटिस्ट को कि ये जो परमाणु है ये एक विभाज्य कण है। क्या है? विभाज्य कण है, मतलब इसका विभाजन किया जा सकता है। क्यों ऐसा बात हुआ? तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए इसके अंदर उनका वो प्रूफ कर चुके थे 19वीं शताब्दी आते आते कि एक परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कण होते हैं इसके, इसीलिए इसका विभाजन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का खोज यहीं पे जो है जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक लगाते हैं, वो खोज करते हैं। प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन 1896 में करते हैं। तब ये पता चलता है कि सही बात है, परमाणु जो है एक विभाज्य कण है। उसी तरह न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक नामक साइंटिस्ट जो है वो करते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु जो है वो क्या है? विभाज्य कण है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो है ना हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि परमाणु संरचना में 3 व्यक्ति जो है ना अपना मॉडल लेके आएंगे। सबसे पहले जो होगा वो टॉमसन का परमाणु मॉडल होगा, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होगा और उसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल होगा, ठीक है। ये 3 व्यक्ति जो है वो परमाणु का संरचना दिए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। टॉमसन जो है वो सीधा कहते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु के अंदर जो है अविभाज्य कण जरूर है, क्योंकि डाल्टन जो बोले थे कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, यानी इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब परमाणु की संरचना देखने जब टॉमसन साहब आते हैं तो ये कहते हैं कि परमाणु जो है एक धनात्मक गोला है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक गोला है। और उसके जो है ना किनारे किनारे में जैसे तरबूज एक रेड वाला देखे है ना, उसके अंदर कैसा रहता है? तरबूज का दाना बिखरा हुआ रहता है, रेड पूरा रहता है खाने वाला भाग। तो वो खाने वाला भाग जो है वो पॉजिटिव है और जो बिखरा हुआ दाना है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, इनका मानना था, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ वहां पे है, इसीलिए ये विभाज्य कण है। उसी तरह रदरफोर्ड जब प्रोटॉन को खोज करे, साबित कर दिए कि इसके अंदर जो है कण है, ठीक है। तो चलो हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, बाकी ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वो सारा हो जाएगा, है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जिस परमाणु की हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कह रहा है कि परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। आपका उत्तर यहाँ पे क्या है? तो उत्तर है कि परमाणु में पाए जाने वाले कण जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। कौन कौन से कण है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मतलब यहाँ पे देखो वैज्ञानिक जो 19वीं शताब्दी में आके जो बात बोले कि परमाणु जो है वो एक विभाज्य कण है,
ये बात यहाँ पे साबित हो गया ना, क्योंकि देखो प्रोटॉन जो है वो क्या है कि बीच में रहेगा और न्यूट्रॉन भी बीच में रहेगा, यानी ये जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों कण बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर जो है ये चक्कर लगाता हुआ रहता है, इस टाइप का है ना, चारों तरफ इसका घूमता हुआ रहता है। तो एक परमाणु गोला था, उसके अंदर 3 कण आ गया ना, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए परमाणु जो है वो क्या है, वो एक विभाज्य कण है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा तुमसे तो आंसर बस वही चीज को लिखना है कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़े और आगे क्या क्वेश्चन है वो समझना। न्यूक्लियॉन क्या है, ये देखो पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, इसीलिए अच्छे से समझना। ठीक है, न्यूक्लियॉन क्या है, यानी परमाणु के अंदर जो है ना कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। आंसर पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। देखो ये कोई परमाणु है ना, अब परमाणु के बीच का जो स्थान है ना जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है, ये बीच के स्थान को कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का ही इंग्लिश जो होता है वो यहां पे न्यूक्लियॉन के नाम से जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो बीच में दोनों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उपस्थित है ना, इसी को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आंसर में भी पढ़ के देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। केंद्रक बोलो या नाभिक बोलो, ठीक है, बीच में है इसीलिए हम लोग केंद्रक कह देते हैं। और ये जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उपस्थित होता है वो परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, नाभिक में होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़े और आगे है तुम्हारे सामने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण विद्यमान है। देखो जैसे कहता है ना कोई सामान है, ठीक है, इसका एक टुकड़ा कर दिए हम अगर, तो इसका ये कण हो गया। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के अंदर जब प्रोटॉन हमको दिख गया तो इसका जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, अपरमाणुक होगा, यानी उसका एक छोटा सा टुकड़ा होगा। तो वही यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड, पहले ही बताएं कि परमाणु संरचना में 3 साइंटिस्ट अपना मॉडल लेके आएंगे। रदरफोर्ड के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है जो दूसरे नंबर पर आए परमाणु संरचना को समझाने के लिए। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके अनुसार परमाणु का नाभिक जो है, यानी ये बीच वाला जो परमाणु का नाभिक है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है यानी उपस्थित है, उसमें कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है, वही चीज को वहां पे तुमसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है। आंसर चलो देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में अपरमाणुक कण प्रोटॉन विद्यमान है जो धन आवेशित है। यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि रदरफोर्ड जो थे ना अपना मॉडल में वो क्या करते हैं वो समझो। अपना एक मॉडल लेके आते हैं और यहाँ पे क्या है ना कि एक सोना का पन्नी होता है, ठीक है, एक पतला सोना का वो पन्नी लेते हैं। क्या करते हैं, पतला सोना का पन्नी लेते हैं। मान लो कि ये पन्नी इस टाइप का था, ठीक है, आगे संरचना दिखाएंगे, ये पन्नी, और उस पर जो है ना अल्फा कण को वो पास कराते हैं। कौन सा कण को पास कराते हैं, अल्फा कण को वो पास कराते हैं। ये पतली सी सोने की जो पन्नी है ना उसमें जब अल्फा कण पास करवाते हैं तो कुछ जो ये अल्फा का कण जो है ना वो सीधा चला जाता है, मतलब इस पन्नी से पास होकर चला जाता है, ठीक है, और कुछ कण जो है वो वापस लौट कर आ जाता है। अब वापस जब लौट के आता है तो जाहिर सी बात है कि जब ये कुछ कण जो है वो सीधा जो है आर से पार चला गया, मतलब ये जगह जो था वो खाली था, तब ये कण जो है आर से पार चला गया। बात है ना सही। अब यहाँ पे देखो कुछ कण जो है वो वापस अगर लौट के आ रहा है, इसका मतलब है कि एक दीवार जैसा वहां पे कोई कण है जिसके कारण वहां से टकरा कर वो लौट जा रहा है ना।
तो वही चीज है, जब यहां से टकरा कर इस सोने की पन्नी से वापस जब लौट जा रहा है ना, तब वहां से ये प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि इसके बीच में कुछ कण है जो कि क्या है, पॉजिटिव कण है। ठीक है, क्योंकि ये जो अल्फा कण है ना, ये कण द्विआवेशित हीलियम कण है। मतलब अल्फा कण जो आपका है वो 2 पॉजिटिव कण है, मतलब 2 चार्ज इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जब जा रहा है और लौट के आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो भी यहाँ परमाणु के अंदर जो भी कण होगा वो अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होगा, इसीलिए वो क्या है कि वहां से जो है ये लौट कर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां से ये चीज दिख रहा है कि इसके अंदर पॉजिटिव कोई चार्ज वाला जो है ना वो कण है, तो उसी से ये पता चलता है कि इसके बीच में जो कण है वो कौन सा है, वो प्रोटॉन है। यही प्रयोग से साबित होता है, मॉडल से ये साबित होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आंसर में कहा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में अपरमाणु यानी कण जो है वो प्रोटॉन विद्यमान है, और जो क्या है, धन आवेशित है। ठीक है, वो क्या है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला कण है। ठीक है, समझना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज वाला कण होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण होता है। इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी परमाणु के अंदर क्या क्या कण तुमको मिला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज वाला है, न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन है। ठीक है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना। चलो आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं? आंसर है, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब यहां से क्वेश्चन तुम लोग कह रहा है, देखो पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई परमाणु है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मान लो कि यहाँ नाभिक में स्थित है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है कि उसके बाहरी कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ये। अब यही तुमसे पूछ रहा है कि कोई भी परमाणु है उसके जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बस उसका आंसर है, एक ही चीज कहेंगे, उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी जो पिछला चैप्टर है उसमें तुम लोग को ये बताया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, देखो कोई भी परमाणु होता है ना, उसका कक्षा होता है। ठीक है, बीच में ये नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक के बाद ये पहला कक्षा है। इस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? इस कक्षा को हम लोग K से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी कक्षा जो है, ये दूसरी कक्षा को हम लोग जो है L से डिनोट करते हैं। एक तीसरी कक्षा है, इसको हम लोग क्या है कि M से डिनोट करते हैं, और सबसे लास्ट वाली कक्षा को हम लोग N से दर्शाते हैं। डिनोट मतलब दर्शाना, यानी 4 कक्षाएं हैं किसी भी परमाणु की, और यही चारों कक्षा में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग इस कक्षा में कैसे सजाएंगे? तो देखो, सबसे जो नाभिक के बगल वाला जो कक्षा होता है ना, उस कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम सजा सकते हैं, यानी रख सकते हैं। उसके बाद वाला कक्षा जो है यानी L कक्षा में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। उसी तरह तीसरा कक्षा जो अंदर से है यानी M कक्षा, उसमें जो है हम 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, और सबसे बाहरी कक्षा जो है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं। अब यहां से समझना, यहीं पे समझा दे रहे हैं, बाकी सारा क्वेश्चन इससे हो जाएगा सॉल्व। तुमको क्या बताए कि ये जो है ये क्या है, दूसरा कलर लेते रुको, ये जो है नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, यही बताए ना। अब यहाँ पे देखो, जो तुमको बोले कि ये जो पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और इसमें सबसे बाहर वाला में 32 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। इसका सूत्र है, सूत्र क्या है तो समझना,
जो हम लोग पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं उसका सूत्र है 2n²। ठीक है, इसी सूत्र को हम लोग फॉलो करके सारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हम तुमको बताए, यहाँ पे क्या बताए कि ये जो नाभिक है उसमें जो है उस कक्षा में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को 2 रखते हैं। अब यहाँ समझो सूत्र क्या बताए, 2n² बताए ना। ये जो पहली कक्षा होती है यानी जो तुम्हारा k है, इस पहली कक्षा को हम लोग इंग्लिश में k से हम लोग डिनोट करते हैं और अक्षर में 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बाहर वाला को हम लोग जो है L से डिनोट करते हैं और अगर हम लोग डिजिट में देखें तो इसको 2 से डिनोट करते हैं। ये जो है M को हम लोग 3 से डिनोट करते हैं। उसी तरह जो है ना ये क्या है तुम्हारा जो लास्ट वाला N कक्षा है उसको 4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो N है ना, N तुम्हारा यही 1 2 3 4 जो हम कक्षा को डिनोट किए यही तुम्हारा ये N है। अब इस सूत्र पर तुम बैठाने का प्रयास करो। 2n² बोले थे ना, जो ये नाभिक है इसमें हम तुमको बोले थे कि 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अब इस पर बैठाओ, इसको हम लोग किससे, अक्षर में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1 से करते हैं। मतलब यहाँ 2 लिखो, फिर n बराबर यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखो। ठीक है, और 1 का स्क्वायर, तो अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब 1 का जो है 2 से गुना कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन आया 2 ही आया। उसी तरह दूसरा में देखो, ये तो हम लोग देख चुके थे, ये जो है कौन सा कक्षा, L कक्षा। L कक्षा को हम लोग जो है 2 से डिनोट किए थे। अब n बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2। अब देखो सूत्र क्या था 2n²। अब n बराबर 2 है मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 को 2 से गुना कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 8 आ गया। बताए थे ना कि दूसरी कक्षा जो है उसमें हम लोग 8 को रखेंगे। इसी तरह अगर हम लोग तीसरा कक्षा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा। पहला में हम लोग देखे कि 2 इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा में हम लोग देखे कि 8 इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरी कक्षा की बात करेंगे, तीसरा कक्षा को m से डिनोट करते हैं और संख्या 3 से करते हैं। अब देखिए सूत्र है 2n², यही ना, तो n कितना है, n बराबर 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब 9 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, मतलब तीसरी कक्षा में कितना हो गया, यहाँ पे 18 हम लोग रख सकते हैं, है ना। इसी तरह चौथी कक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो चौथे कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, n कक्षा और संख्या में 4, यानी 4 का हम लोग 2n² में हम लोग इलेक्ट्रॉन को वितरित करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 16 को 2 से गुना करेंगे 32, यानी चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है आपका क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। और ये कौन सा व्यक्ति के द्वारा यानी साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया था, तो नील्स बोर के द्वारा, है ना। नील्स बोर का मॉडल जो तीसरा हम लोग देखे थे परमाणु संरचना के लिए, उसी का ये कहा हुआ है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, और अगला हम लोग जो देखेंगे ना वो आज हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं क्लास को। अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।